आज हम होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले तो ये बात, इसका मतलब है कि अभी तक जो हमने डिस्कशन करी है वो अब डिस्कशन क्या थी और इससे आगे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद होगा ये आपके पास होल्डिंग कंपनी है। अब आपको पता है होल्डिंग क्या होती है, सब्सिडरी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी अगर आप देखें तो वो क्या बनाती है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ठीक है जी, अकेले अपनी जितनी भी बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो बनाती है। सब्सिडरी भी सर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, वो भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, अलग से बना रही है। स्टैंड अलोन, यू नो बेटर नाउ, जिसको हम अब SFS बोलते हैं और SFS बोलते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जब हम एज ए ग्रुप देखते हैं, कोई भी शेयर होल्डर है, कोई भी स्टेक होल्डर है, वो दोनों को अलग अलग नहीं देखता, उसको एज ए ग्रुप देखता है। जब एज ए ग्रुप देखता है तो एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए वो स्टैंड अलोन को ना देख करके क्या देखता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। राइट, यहां तक अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ओके, क्योंकि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बिल्कुल क्लियर और ट्रू पिक्चर आ जाती है, जो कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें नहीं मिलती। तो ये देखिए, ये दो बुक्स और ये हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके बेस के ऊपर बनती है? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडरी कंपनी। और अभी तक आपने डिस्कस किया और हमने जो डिस्कस किया कि ये जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके ऊपर बनती है? सर बुक वैल्यू के ऊपर बनती है। ठीक है, और जो सब्सिडरी कंपनी बनाती है वो भी बुक वैल्यू के ऊपर बनाती है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसके ऊपर बनती होगी? सर बुक वैल्यू के ऊपर ही बनती है। बुक वैल्यू हियर मींस अगर नई एसेट एक्वायर करी है तो कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, मेरा बोलने का मतलब यहां पे हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग फॉलो करते हैं, तो वो कॉस्ट प्राइस पे होगी। और अगर पुरानी एसेट होगी तो कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन होगा और वो हमारे पास बुक वैल्यू बन जाती है। राइट, अच्छा, इसका मतलब है सर कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बुक वैल्यू पे बनती है होल्डिंग कंपनी के केस में, और सब्सिडरी भी बुक वैल्यू पे ही बनती है, बनेगी, क्योंकि दोनों सारे जो है वो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। और उसी के बेस के ऊपर हम क्या बनाते हैं? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इस डायग्राम से हमें एक जो दो चीजें हमें समझ आई, वो क्या आई? वो ये पहले भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, फिर भी, कि ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Right? So the consolidated financial statement is the extension of the balance sheets in which, along with the items of the company's balance sheet, the items of the subsidiary company's balance sheet are also included. Simple, क्योंकि consolidated financial statement जो है वो कौन बनाता है? पहले हम दूसरे पार्ट डिस्कस करते हैं, फिर इसकी बात करते हैं। So standalone financial statements are prepared by all companies, चाहे वो होल्डिंग कंपनी है चाहे वो सब्सिडरी कंपनी है। ये देखिए यहां पे है, बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी दैट हैव शेयर्स इन द सब्सिडरी कंपनी। लेकिन ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये तो होल्डिंग कंपनी ही बनाएगी। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है। तो अपने अकाउंट्स और सब्सिडरी दोनों के अकाउंट्स को मर्ज करके एक तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो तभी तो हमने क्या कहा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एक्सटेंशन ऑफ द बैलेंस शीट्स इन विच अलोंग विद आइटम्स ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट, ये जो कंपनी की बैलेंस, होल्डिंग कंपनी, यानी कि यहां पे H लिख देता हूं, होल्डिंग कंपनीज बैलेंस शीट, द आइटम्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी बैलेंस शीट्स आर आल्सो इंक्लूडेड। हाँ जी, यहां तक आपको बात क्लियर है? ओके, तो ये डायग्राम अभी तक हमें और जो अभी तक हम जो अकाउंटिंग करते आए वो ऐसे ही थी।
ओके, अब हमारे पास देखिए थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करता हूं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वर्सेस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हम क्या करते हैं सर, शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी कि जो एसेट्स मैंने परचेज करी उसका जो सोर्स ऑफ फंड्स है वो क्या है, या तो अपनी जेब से या बाहर से, यानी कि शेयर होल्डर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज। ठीक है जी, अगर मेरी 100 रुपीज की है तो 80 रुपीज ये है, 20 रुपीज ये है, तो मेरा बन गया जी स्टैंडर्ड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि इसके लिए जो हमारी स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाती है, व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर दैट। अब आप मास्टर हो चुके हैं, इसलिए अब ये टेक्निकल बातें आपको समझ आ जाएंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन है जी सर, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, ओके, ये फॉलो करते आए। ठीक है, आज ही अब हम कहा, ये कौन सी, ये बैलेंस शीट है ओल्ड फॉर्मेट में, तो यही आपको समझाने के लिए जो हो, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जैसे मर्जी हो। ये जो बैलेंस शीट है ये मेरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुई। इसमें क्या होता है सर, इसमें भी यही होता है, शेयर होल्डर इक्विटी है तो शेयर होल्डर इक्विटी आ जाएगी, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी आ जाएगी, इधर एसेट है तो एसेट आ जाएगी, लेकिन कुछ नए मेहमान भी आ जाएंगे। जैसे कुछ एक आइटम्स, अदर आइटम्स आ जाती हैं। अदर आइटम्स में चाहे आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, चाहे गुडविल वगैरह है, कुछ बातें और आ जाती हैं। इसका मतलब सर इसकी इक्वेशन क्या बनती है, ये देखो, यहां जो एसेट्स आएंगी, एसेट्स का मतलब है एसेट्स ऑफ पेरेंट यानी कि होल्डिंग। पेरेंट का मतलब क्या होता है, होल्डिंग। जानबूझकर के मैंने वर्ड चेंज किया है क्योंकि हो सकता है कि वहां पे आपको एग्जाम में कई जगह पे या कई बुक्स में आपको पेरेंट नजर आए, तो एसेट्स ऑफ द होल्डिंग प्लस सब्सिडरी कंपनी होगी। यहां सिर्फ ये थी, अपनी थी, इज इक्वल टू, देखो यहां भी इज इक्वल टू था। लाइबिलिटीज, किसकी लाइबिलिटी सर, पेरेंट यानी कि होल्डिंग कंपनी प्लस सब्सिडरी कंपनी, दोनों की, प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब यहां पे क्या था, शेयर होल्डर इक्विटी किसकी आती है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी की आती है, इसलिए यहां पे शेयर होल्डर इक्विटी प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, एसेट की तरफ को जो है, कई बार यहां पे क्या आ जाएगा सर, एसेट की तरफ को कई बार हमारे पास एक नई चीज आ जाती है, गुडविल। इतना सा पड़ा है, लेकिन ये गुडविल क्यों आई, कैसे आई, ये बात भी आज हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि अभी तक मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा था। सिर्फ ये बता रहा था कि ये जी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन इसको आज मैं एक प्रैक्टिकल केस स्टडी के साथ आपके साथ ये बातें शेयर करूंगा आज। ओके, इसका मतलब हुआ सर कि ये यहां पे अब आपको ये हो गया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन इसमें आपने देखा कि रेड से जो है वो दो आइटम्स आपके पास यहां पे आ रही हैं। क्यों आ रही हैं ये भी बात करेंगे, लेकिन इतनी तो आपको पता है, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए उसमें ऐसा ही हुआ, कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा है, कोई गुडविल आ रहा है, यहां ऐसा आइटम नहीं था, यानी कि बाहर से आइटम्स आ रही हैं। ये कहां से बाहर से आइटम्स आ रही हैं ये बात भी डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बन रही है यहां पे, यानी कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी plus standalone financial statement of the subsidiary company is equal to consolidated financial statement. Number 1 plus number 2 is equal to number 3. ठीक है जी, तो ये डायग्राम अब आपको समझ आ रही है, ये नंबर 1, ठीक है जी, ये आपके पास नंबर 2, तो ये हो गया नंबर 3, तो 1 plus 2 is equal to 3, ये 3 मेरे पास आ गया। ओके, तो ये बात अब आपको क्लियर होगी। अब हो क्या रहा है, अब जो हमारे पास एक नया कंसेप्ट आया, वो कंसेप्ट आया रीवैल्यूएशन का। ये रीवैल्यूएशन का इफेक्ट क्या हुआ, ये क्या चीज है, बस इसके बाद अब हम ये स्टार्ट हो जाएगी हमारी डिस्कशन। अभी तक आपने देखा बुक वैल्यू के ऊपर हमने सारे अकाउंट्स बनाए। अब यहां पे क्या करता है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं उनकी रीवैल्यू करता है। कौन सी डेट को, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या किसकी रीवैल्यू करता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज की। ये देखो, ये जो आपके पास एसेट्स थी, ये जो एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटीज हैं।
ऐसा क्यों है? क्योंकि एसेट और लाइबिलिटीज, क्योंकि आपको पता है कि हम थोड़ा सा आगे फिर बताऊंगा, हम इक्विटी अप्रोच जो है वो फॉलो करते हैं या फिर हम एसेट्स माइनस लाइबिलिटी वाली अप्रोच फॉलो करते हैं। जनरली हम इक्विटी अप्रोच ही फॉलो करते हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया कि डेट ऑफ एक्विजिशन को एसेट और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करी, राइट। तो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है सर? ये ओपनिंग डेट होती है, ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन होता है, या तो यही डेट ऑफ एक्विजिशन भी हो सकती है, या इनके बीच में भी कहीं भी डेट ऑफ एक्विजिशन हो सकती है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो अगर मान लो ये बीच में है, स्टार्टिंग में है, तब तो कोई परेशानी, ओपनिंग डेट ऑफ ओपनिंग जो है वो सारा क्लास कर सकता है, तो वो सारा पोस्ट बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा बीच में लिया तो ये प्री होता है, ये पोस्ट एक्विजिशन होता है। ये भी बात क्लियर है। अच्छा, अब सर ये क्वेश्चन राइज होता है कि ये रीवैल्यूएशन करते क्यों है और कौन करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये बातें भी क्लियर हो जाएंगी कि ये जो नई आइटम्स अंदर कंसोलिडेटेड के टाइम आ जाती हैं, ये क्यों आ जाती हैं। आपको याद होगा 2014 2014, क्योंकि आजकल आप तो अब मैच्योर हो चुके हैं, मुझे लगता है कि उस टाइम से आप व्हाट्सएप और फेसबुक जो है वो चला ही रहे होंगे, सोशल मीडिया, इसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो इस केस में जो है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट है और ज्यादा रोल भी है, तो वो वाली केस स्टडी मैं अब आपके साथ शेयर करता हूं। ओके, हुआ क्या, थोड़ा याद भी होगा, हो सकता है छोटे हों, लेकिन सुना भी बहुत ज्यादा होगा। फेसबुक एक्वायर्ड व्हाट्सएप, ऐसा ही हुआ है सर। हमें नहीं पता कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप, हमें बस ये पता होता है कि फेसबुक ये होती है, व्हाट्सएप ये होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि इनका मर्ज है। देखो बेटा, आज हम इसके बारे में पहले केस स्टडी फॉलो करते हैं, फिर हम आपको ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी की बारी सारे जो बारीकियां हैं वो समझाएंगे। आपने देखा होगा कि यहां पे देखो, फेसबुक एक बड़ी कंपनी है, मतलब ये समझ लो कि नहीं भी समझ तो एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, और ये अब मेरे पास ग्रीन नहीं था, नहीं तो मैं ग्रीन अगर करता तो आप एकदम से पहचान जाते, लेकिन ये शायद ये आपको समझा रहा है कि ये व्हाट्सएप है, इसलिए मुझे यहां पे लिखना पड़ा कि दिस इज व्हाट्सएप ग्रुप। और देखो इसका मुंह खुला है, अब मुंह खुला है तो इसका मतलब इसने व्हाट्सएप को खा लिया। इतनी बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? अब आप ये बताओ कि ये इसने इसको क्यों खाया। आपको पता है, मैं पहले लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि ये जो फेसबुक है, दिस इज अ डाटा हंगरी कंपनी, इसलिए मैंने मुंह खोला हुआ है इसका। किसकी भूख है इसको? डाटा की। और अभी तक इंडिया में जो है वो डाटा की इंपॉर्टेंस का पता नहीं है। डाटा को अभी भी स्टैटिस्टिक्स ही मानते हैं। डाटा माइनिंग एक बहुत एक मेजर फील्ड बन चुकी है। तो यहां हुआ क्या कि फेसबुक, ये तो नजर आ रही है एफ से फेसबुक है और ये व्हाट्सएप है। फेसबुक ने जो है व्हाट्सएप को खा लिया है, ठीक है। अब फेसबुक ने इस कंपनी को क्यों खाया होगा? मैंने क्या बताया आपको कि दिस कंपनी इज ए डाटा हंगरी कंपनी, इसको बस डाटा की भूख है। इसने क्या किया, इसने देखा कि यार ये जो फेसबुक है ये मुझे फ्यूचर में बहुत वैल्यूएबल कंपनी लग रही है। फेसबुक बिलीव द कंपनी इज ए वैल्यूएबल टू देम, क्योंकि जितना डाटा अगर आप गूगल करें तो आपको नजर आ जाएगा कि व्हाट्सएप के पास कितने यूजर हैं और फेसबुक के ऊपर कितने यूजर हैं। और अगर आप देखें, ग्राफ देखेंगे तो फेसबुक के यूजर के कंपैरेटिवली व्हाट्सएप के जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि और दूसरे आप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जैसे फ्री, ठीक है, ओके। और इसलिए हर आदमी जो है वो उसको यूज कर रहा था, लेकिन उसके पास क्या था? एक डेटा था। आपको पता है कि जिस दिन फेसबुक ने 2009 में एक्चुअली ये शुरू हो गई थी व्हाट्सएप कंपनी, तो जब फेसबुक इस कंपनी को खाना चाह रही थी तो आपको पता है उस टाइम उसके पास कितने क्या था सर? एक छोटी सी एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप था ये, अब आप समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, और सिर्फ ये 2 मंजिल में चलता था, 2 स्टोरी बिल्डिंग में था, और साथ में कुछ एक कंप्यूटर होंगे और थोड़ा सा फर्नीचर होगा, ठीक। और काम करने वाले आपको पता कितने एम्प्लॉय थे? 55 एम्प्लॉयज, यानी कि इतनी सी एसेट्स थी उसके पास। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है लेकिन 55 एम्प्लॉयज थे और 2 स्टोरी बिल्डिंग थी, कुछ कंप्यूटर थे और कुछ ये था। डू यू नो कि इसकी डील कितने की हुई है?
यानी कि अगर मैं एक मोटे तौर पे लूं कि इसका वैसे बोलूं तो मुझे लगता है कि उसके पास सिर्फ 1 बिलियन की एसेट्स थी, ये समझ लीजिए, है ना। एक मतलब 2 स्टोरी की बिल्डिंग समझ लीजिए और थोड़े से कंप्यूटर, फर्नीचर, वट एवर इट इज, उसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें तो 1 बिलियन की थी। ओके, लेकिन आपको पता है कि फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा तो ये डील कितने की हुई? 19 बिलियन की, 19 बिलियन डॉलर की। और ये जो है 1 बिलियन डॉलर जो है उसकी, सिर्फ जब आप किसी बिजनेस को खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उसकी वैल्यूएशन कराते हैं ना, और जब आपने वैल्यूएशन कराई तो उसमें क्या था, उसके पास जो भी एसेट्स थी वो कितने की थी सर? 1 बिलियन की थी। अरे 1 बिलियन के लिए फेसबुक ने इसको कितने पैसे दे दिए? 19 बिलियन, यानी कि 19 टाइम्स मोर दे दिए। कितने? 2014 में। अब बताओ, ये सब्सिडरी कंपनी 1 बिलियन की और उसको कितना दे दिया? 19 बिलियन, यानी कि 19 टाइम ज्यादा दे दिया उसको पैसा। तो ये जो 19 टाइम्स पैसा इसने ज्यादा दिया, सर ये क्यों दिया इसने? इतना ज्यादा पैसा क्यों दिया? अरे उसने क्या किया कि जो एसेट्स 1 बिलियन की थी उसने 18 बिलियन एक्स्ट्रा क्यों दिए? सर वो जो एक्स्ट्रा दिए, मैंने क्या बताया आपको, व्हाट्सएप के ऊपर के पास क्या था, उसने सिर्फ क्या 19 बिलियन 55 इंप्लॉई और 2 स्टोरी बिल्डिंग और कुछ कंप्यूटर के लिए दिए होंगे? आप क्या समझते हैं ऐसा किया होगा? अरे नहीं बच्चों, उसने जो 18 बिलियन एक्स्ट्रा दिए वो उसके पास जो डेटा था उसके पैसे दिए, उसका जो रेपुटेशन था उसके पैसे दिए। आपको नजर आ रहा है? वो नहीं आ रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप के पास इतना डेटा था कि अगर आप किसी भी, अगर मान लीजिए कि ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, किसी का भी नंबर अगर आपको चाहिए तो वो किसके पास मिलेगा? आपको व्हाट्सएप के पास मिलेगा। ठीक है, किसी भी यानी कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं था जिसका डेटा जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के पास नहीं था। और फेसबुक को मैंने क्या बताया, उसने देखा कि इस कंपनी में वैल्यू है और उसलिए उसने उसको 1 बिलियन की जगह उसको कितने दे दिए? 19 बिलियन। इसके मतलब 18 बिलियन उसने एक तरह से किसके दिए? सर गुडविल के दिए। कुछ याद आ रहा है जो मैंने अभी आपसे इससे पहले इंस्टांस बताया कि गुडविल की क्या चीज होती है? गुडविल क्या होता है? ओके, तो 2014 में 19 टाइम्स में दिया। इसका मतलब क्या हुआ सर कि फेसबुक ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की क्या की? एक तरह से रीवैल्यूएशन। उसने देखा कि ये फेसबुक में वैल्यू है, इसलिए उसने उसकी वैल्यूएशन जब की तो उसकी एक तरह से एसेट्स की रीवैल्यूएशन करी और इसलिए उसके बदले में उसने क्या दे दिया? 19 बिलियन पैसा दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर 19 बिलियन पैसा दिया तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इसको क्या करते हैं? मान लीजिए कि ये फेसबुक है और फेसबुक की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये जो है वो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो वो जो 1 बिलियन का पैसा जो उसके पास एसेट्स है वो उसको कितने में रिकॉर्ड करेगा? सर वो तो 1 बिलियन में ही रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन होल्डिंग कंपनी ने तो इसको अक्वायर किया है, वो तो अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, लेकिन जब वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाएगा तो उस केस में क्या करेगा? सर उस केस में वो ये जो 1 बिलियन है वो 1 बिलियन रिकॉर्ड नहीं करेगा सर, यहां पे वो 19 बिलियन रिकॉर्ड करेगा। कितने डॉलर? 19 बिलियन डॉलर। ये 1 बिलियन डॉलर, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। क्यों करेगा? यू नो बेटर अबाउट द अकाउंटिंग कंसेप्ट। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होल्डिंग कंपनी उसको कितने में रिकॉर्ड करेगी? कितने दिए उसने? 19 बिलियन नहीं दिए। अगर 19 बिलियन दिए तो कंसोलिडेटेड में भी कितना होगा? 19 बिलियन। तो 19 बिलियन का मतलब क्या होता है सर? 19 बिलियन का मतलब है फेयर वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू। उस कंपनी की आज मार्केट वैल्यू कितनी है उसी को हम क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू बोलते हैं। तो ये उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने में रिकॉर्ड करेगा सर? 19 बिलियन। तो 1 बिलियन को उसने कितने में खरीदा? 19 बिलियन में खरीद लिया। तो 19 बिलियन में जब वो खरीदा तो 18 बिलियन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे शो करेगा?
सर कैसे शो करेगा? उसके लिए उसने जब, इसका मतलब रीवैल्यूएशन के बाद, ये ध्यान रखिएगा कि जब कंपनी की रीवैल्यूएशन होती है तो जो सब्सिडरी कंपनी होती है, वो सब्सिडरी कंपनी तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी बुक्स रिकॉर्ड करती है वो किसके ऊपर करती है? सर बुक वैल्यू के ऊपर। लेकिन जब होल्डिंग कंपनी उसी कंपनी की जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करती है तो किस वैल्यू पे ऊपर करती है? फेयर वैल्यू के ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करती है। तो देखो दोनों की अकाउंटिंग में फर्क नजर आया। ओके, तो सर वो जो 18 लाख रुपए उसने दिए वो कहां किस लिए दिए? तो वही तो बात कह रहा था मैं आपको। इसका मतलब उसको हम जो एक्स्ट्रा पेमेंट की, 1 लाख का बिजनेस अगर आप 19 लाख में खरीद लेते हो तो 18 लाख अगर एक्स्ट्रा दे रहे हो तो किसके लिए दे रहे हो? इसका मतलब रेपुटेशन है, उसमें कुछ है, उसमें फ्यूचर में उससे वैल्यू मिलने वाली है आपको। इसलिए अब बताओ, ये एसेट में जब आपने बैलेंस शीट बनाई कंसोलिडेटेड, जब स्टैंडअलोन बनाई तो उसमें गुडविल थी? सर नहीं थी। लेकिन जब आपने कंसोलिडेटेड बनाई तो गुडविल आई कि नहीं आई? तो मैंने क्या बताया, रेड से कई आइटम्स ऐसी होंगी जो वहां पे नहीं थी। कहां पे नहीं थी? जो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं थी, वो कहां आ जाएगी? वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगी। अब सिंपल सी बात है, जब मैं आपके बिजनेस को, देखो आपने अपना बिजनेस बेचा कितने में? 1 बिलियन का बिजनेस मुझे बेच दिया, बेच नहीं, एक तरह से एक्वायर कर लिया। तो मैंने कितने में एक्वायर किया? मैंने तो 19 में किया, तो मैं तो 19 रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन आप तो कितने में रिकॉर्ड करेंगे? सर हम तो उसी 1 बिलियन में ही रिकॉर्ड करेंगे। बस यही फर्क है। यहीं पे स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो इसलिए मैंने आपको कहा दैट एसेट विच इज नॉट एन एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज एन एसेट ऑफ अनदर कंपनी। अनदर कंपनी मीन्स होल्डिंग कंपनी। अब क्या हुआ? अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें गुडविल थी? बताओ जरा, क्या उसने अपनी बुक्स में गुडविल को रिकॉर्ड किया? सर नहीं किया। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 18 लाख रुपए की गुडविल, क्योंकि देगा तो 1 लाख रुपए, 1 लाख इसको दिए, 1 बिलियन इसको दिए, 1 बिलियन उसको रिकॉर्ड कर लेगा। 18 के लिए उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर नई चीज क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो कौन सा है? गुडविल। तो क्यों? अब उसके रेपुटेशन की वजह से। तो मैंने क्या कहा, दैट एसेट विच इज नॉट एन एसेट फॉर द सब्सिडरी कंपनी। अब बताओ गुडविल क्या है? इसके लिए एसेट है? सर नहीं है। लेकिन इसके लिए एसेट है? बिल्कुल है। जब इस है तो इसलिए एसेट यहां पे रिकॉर्ड हुई। सो दैट एसेट विच इज नॉट एन एसेट फॉर सब्सिडरी कंपनी इज एन एसेट फॉर अनदर कंपनी, जिसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग कंपनी। उसके लिए वो क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी। इसलिए उसने 18 बिलियन का एक तरह से गुडविल शो कर दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा, सब्सिडरी कंपनी रिकॉर्ड एसेट एट कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 बिलियन इन स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेयर एज होल्डिंग कंपनी रिकॉर्डेड इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एट फेयर वैल्यू। ध्यान रखना जरा, फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू एक ही बात होती है। तो अब क्या हुआ, ये स्टैंडअलोन में कितना रिकॉर्ड कर रहा है? ऐसा क्यों होता है? देखो होल्डिंग कंपनी का बस यही बात जो है वो स्टूडेंट को समझ नहीं आती। लेकिन मुझे पता है कि आज आप फेसबुक और व्हाट्सएप की जो डील है उससे आज आपको समझ आ गया होगा कि कंसोलिडेटेड में नई नई आइटम्स जो है इक्वेशन में कहां से आ जाती हैं, जो कि मैं आपसे इससे पहले डिस्कस कर रहा था। क्या कर रहा था? इसमें क्या होता है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, कुछ नहीं। लेकिन यहां पे क्या है? एसेट पेरेंट एंड सब्सिडरी, लायबिलिटी प्लस सब्सिडरी, शेयर होल्डर इक्विटी, और यहां क्या आ गया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग हो गया और नई आइटम्स आपके पास यहां आ गई। तो इसलिए स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय ऑल कंपनीज, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय होल्डिंग कंपनी दैट हैव शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी जी आपको? मुझे लगता है कि आज आपको ये बात क्लियर होगी कि स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिफरेंस क्यों है। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक वैसे ही एक झलक सी दिखाना चाहता हूं। अभी ये है कुछ नहीं। मान लीजिए कि ये डेट ऑफ एक्विजिशन में 1 अप्रैल 2020 को, अब यही मान लो, ये कोई भी ले लीजिएगा, उसकी जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो थी 1500 रुपए, प्लांट एंड मशीनरी थी 500 रुपए, अदर एसेट्स थी 500 रुपए, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज थी 300 रुपए, करंट लाइबिलिटी थी 100 रुपए। तो नेट एसेट्स आपके पास क्या आ गई? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 15, 5, 20, 5, 25, 25 में से अगर 400 कम कर दिया जाए तो 21 रुपए आपके पास नेट एसेट्स आ गई। ठीक है जी। अब क्या हुआ? उसकी कराई रीवैल्यूएशन।
अब आपको समझ रहे हो, जब होल्डिंग कंपनी दूसरी कंपनी को जब एक्वायर करती है तो उसकी वो वैल्यूएशन कराती है कि इसमें इसकी कितनी एक वैल्यू है, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहां पे। तो जब वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो कई बार हम इंडिविजुअल आइटम्स की वैल्यूएशन करवा देते हैं। तो जब हमने वैल्यूएशन कराई तो उसमें क्या देखा कि जो लैंड एंड बिल्डिंग 1500 रुपए की थी उसकी वैल्यू आज मार्केट में 2100 रुपए है। प्लांट एंड मशीनरी 500 की, लेकिन आज वो 300 रुपए कम हो गई। अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, नेट नॉन करंट में कोई चेंज नहीं है, करंट में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू, नया कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। तो ये सर प्लस 600 हो गया, ये माइनस 200 हो गया। तो एक्चुअल में इंपैक्ट कितना हो गया सर? 400 रुपए का इंपैक्ट हुआ। तो जब 400 रुपए का इंपैक्ट हुआ तो अब मेरी एसेट्स एंड लायबिलिटी कितनी होगी? 2500 रुपए से बढ़ गई। अरे भैया, अगर मेरे ये 2500 ये 400 से अगर ये चेंज हुआ है तो उसको मुझे जस्टिफाई भी तो करना है कहीं पे। तो अब हम क्या करते हैं, जिसमें अभी आपको बता रहा था इक्विटी अप्रोच। इक्विटी अप्रोच में क्या है देखिए, इक्विटी अप्रोच में मेरे पास यहां पे मान लीजिए कि इक्विटी में 2000 रुपए मेरे P&L इक्विटी में है और रिजर्व मेरे पास 100 रुपए है। 2100 रुपए, ये 2100 रुपए, ये मेरी क्या आ गई? एसेट साइड आ गई, ये मेरी लाइबिलिटी साइड है मान लीजिए, ठीक है। तो ये 2100 रुपए, ये 2100 रुपए के साथ जस्टिफाई हो गया। ओके, अब क्या होता है कि मेरे पास यहां 400 रुपए से मेरी एसेट्स बढ़ गई, तो उसको भैया इक्वलाइज करने के लिए मुझे लाइबिलिटी साइड भी ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। लाइबिलिटी साइड भी तो ले जाना पड़ेगा। ये देखो ना, ये मेरी ये बैलेंस शीट है और पहले जो था मेरी बैलेंस शीट कितनी की थी सर? 2100 रुपए की आपकी एसेट्स थी और 2100 रुपए की यानी कि 2000 रुपए की मेरी क्या थी? 2000 रुपए की आपकी इक्विटी थी और 100 रुपए का मेरा रिजर्व था। टोटल मेरा 2100 रुपए और ये भी टोटल मेरा 2100 रुपए था। लेकिन रीवैल्यूएशन के बाद क्या हुआ सर? रीवैल्यूएशन के बाद ये देखिए, रीवैल्यूएशन के बाद आपकी एसेट्स आ गई 2500 की और इधर मेरी क्या है सर? यहां तो आपकी 2000 ही है और यहां मेरा 100 है। तो भाई मेरी इक्वल कहां हुई? इक्वेशन इक्वल कहां हुई? इसका मतलब मेरे को 400 रुपए से और बढ़ाना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना, जो 400 रुपए यहां बढ़ा। हाँ, तो 400 रुपए जो है वो ये जो गेन होता है, दिस इज नोन एज कैपिटल गेन। एक तरह से क्या है ये? कैपिटल गेन। अब बराबर हो गया, अब मेरे 2500। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ सर कि जब मेरी इक्विटी अप्रोच लग रही है तो उस केस में मेरा इक्विटी 2000, रिजर्व 100 और 400 मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन गेन। अभी मैं फिलहाल क्या बोलूंगा? रीवैल्यूएशन गेन। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। सो दिस इज नोन एज रीवैल्यूएशन गेन। और रीवैल्यूएशन गेन जो एसेट्स के ऊपर हुआ उसी को मुझे दूसरी तरफ किधर लाना पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड में लाना पड़ेगा, तभी ये बराबर होंगी। ठीक है जी बात। इसका मतलब मैंने थोड़ा सा आपको कंसेप्ट किसके बारे में बताया? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू, और उसकी वजह से आपकी एसेट्स की वैल्यू कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, जो मैंने आपको इस कंसेप्ट को किसके थ्रू समझाने की कोशिश करी सर? फेसबुक और अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप की जो एक्विजिशन हुई थी उसके थ्रू बढ़ाने की कोशिश करी। ठीक है जी बात। ओके, तो चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। अब कौन सी कंपनी की रीवैल्यूएशन होती है सर? सब्सिडरी कंपनी की फिक्स एसेट्स की रीवैल्यूएशन की जाती है, क्योंकि यहां पे रीवैल्यूएशन फेसबुक ने किसकी करी? व्हाट्सएप की करी। तो यहां फेसबुक को आप होल्डिंग मानिए, व्हाट्सएप को सब्सिडरी मानिए। होगी जी बात क्लियर यहां तक? ओके, अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए जी, ये देखिए रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। देखो इसका फर्क क्या पड़ता है? दो जगह फर्क पड़ता है इसका। तो पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी आपको समरी बना के छोड़ेंगे, कोई दिक्कत। पहला इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट होता है प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एंड इट्स नेचर। अभी मैंने आपको बताया क्या हुआ था जी, हमें कुछ एसेट के ऊपर प्रॉफिट हुआ, कुछ एसेट के ऊपर लॉस हुआ। कैसे हुआ? ये देखो, ये 1500 की 2100 हो गई, 500 की 300 हो गई, इस पे ऊपर गेन हो गया, इसके ऊपर आपको लॉस हो गया। ठीक है जी। तो अब हमें प्रॉफिट ओवर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एंड इट्स नेचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एंड इट्स नेचर।
और दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर होता है सर? डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है। अब देखो सर, ये देखो 1500 रुपए की जो लैंड एंड बिल्डिंग थी उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन मान लो 10% के हिसाब से चार्ज किया तो 150, लेकिन आपने रीवैल्यूएशन की तो उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है उसके बाद अब 10% के हिसाब से कितना होगा? 210 रुपए। इसका मतलब 60 रुपए से आपका डेप्रिसिएशन भी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको 60 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। सर प्लांट एंड मशीनरी में 500 है, अब 300 हो गया, तो 500 के ऊपर 10% के हिसाब से आपने 50, अब 300 पे होगा तो 300 के ऊपर 10% के ऊपर 30, इसका मतलब 20 आपने एक्स्ट्रा कर दिया है। एक्स्ट्रा कर दिया तो उसको एडिट बैक करना पड़ेगा। हाँ जी, बात क्लियर होगी। तो कहां कहां इफेक्ट होता है? देखो 2 जगह इसका इफेक्ट होता है। और एक तो क्या होता है कि हमें जो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगी, राइट, और दूसरा हमारे पास जब हमारी एसेट्स की वैल्यू, फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, अगर वैल्यू कम होती है तो डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा। तो अगर एक्स्ट्रा चार्ज किया होगा तो एडिट बैक होगा, अगर कम किया होगा तो और चार्ज करना पड़ेगा। जनरली डेट ऑफ रीवैल्यूएशन और डेट ऑफ एक्विजिशन कई बार सेम होता है, कई बार अलग भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली अभी तक आपको इतना कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए आपका जनरली डेट ऑफ रीवैल्यूएशन एंड जो भी डेट ऑफ रीवैल्यूएशन है और जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन है वो एक तरह से सिमिलर है। ये मान लीजिए करंट ईयर है, ठीक है, ये 1 अप्रैल, कोई बात नहीं, अगर 202021 कर देता हूं, 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 आपका मान लो ईयर है। अब डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन ये होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया जाता है, अब मान लेते हैं कि 1/6/2020 को उसने एक्वायर किया। अरे भाई, जिस दिन डेट को वो एक्वायर करेगा उसी दिन एसेट्स की भी रीवैल्यूएशन करेगा कि नहीं करेगा? सिंपल सी बात है। तो उसी डेट को क्या करता है वो जनरली? डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। तो कई बार डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ रीवैल्यूएशन जनरली सेम ही होती हैं, इसलिए लॉजिक है, क्योंकि जब एक्वायर करेगा तो एक्वायर करने के टाइम ही उसकी रिवैल्यूएशन होगी कि नहीं होगी? कि उससे पहले वो रिवैल्यूएशन कर देगा? नहीं करेगा ना। अब उसने क्या किया, 1 बिलियन की अपना व्हाट्सएप ग्रुप को उसने 19 बिलियन दे दिए, तो उसने कुछ वैल्यूएशन करा के देखे, और मैंने आपको बताया कि उसने कंप्यूटर के पैसे नहीं दिए, 55 इंप्लॉई है उसके पास, उसके नहीं दिए, जो बिल्डिंग थी उसके लिए नहीं दिए, लैंड थी उसके लिए नहीं दिए, लेकिन उसके पास वैल्यू थी। वो कंपनी, उसको डेटा की भूख थी, और डेटा जो है वो नजर नहीं आता, तो जो डाटा उसके लिए उसने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, तो इसलिए उसने उसकी वैल्यूएशन करी है, तो उस वैल्यूएशन को हमने जस्टिफाई किया थ्रू गुडविल, राइट। तो इसलिए हम डेट ऑफ एक्विजिशन, तो मैंने सिंपल वर्ड का जो कंसेप्ट आपको, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी डील हुई थी, ये मैं अब आपको छोटी डील के बारे में मैंने आपको बताया। तो उसमें हम इंडिविजुअल एसेट्स की वैल्यू की रीवैल्यूएशन करते हैं। तो ओके, करंट ईयर में ये, तो इसलिए क्या हुआ, डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ रीवैल्यूएशन जो है वो क्या हो सकते हैं? बोलो जी, क्या हो सकते हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ रीवैल्यूएशन एक ही डेट को हो सकते हैं। ये तो इसका मतलब ये प्री पीरियड हो गया, ये आपका पोस्ट पीरियड हो गया। ओके, अब देखिए क्या देखा हमने, देयर कैन बी ए प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। कब होता है? जब दो बातें चाहिए होती हैं हमें, एक फेयर वैल्यू जिसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, और दूसरा क्या चाहिए होता है? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। तो ध्यान रखना, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन और डेट ऑफ एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। अच्छा, अब आपके पास जो डेट ऑफ रीवैल्यूएशन आएगी वो कहां आएगी? अब मान लेते हैं कि यहां पे आपको वैल्यू दे रखी होगी, या तो यहां दे रखी होगी, यहां दे रखी होगी, बीच में तो कोई नहीं दे के रखेगा, बिल्कुल सही, पर मोस्टली आपको यहां दे रखी होगी। अगर यहां नहीं दे रखी होती है तो आपको प्रिज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास अजम्पशंस हैं। अब मान लो ये एसेट है 10,000 रुपए की, जिसकी रीवैल्यू आपने जाकर के यहां पे 12,000 रुपए कर दी है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या चाहिए मुझे ये जो बुक वैल्यू है ना, बुक वैल्यू, वो इस डेट को नहीं चाहिए, मुझे इस डेट को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास जो मार्केट वैल्यू आ रही है वो इस डेट को आ रही है। बात क्लियर होगी? ओके, तो ये कैसे आएगी? सर कुछ नहीं आएगी, ये 10,000 में से हम इस डेट तक, यानी कि 4, 5,
2 महीने का क्या लगाएंगे सर, डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर। जब 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वैल्यू कहां आ जाएगी, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन वाले डेट आ जाएगी। दोनों डेट सेम चाहिए ना, तभी कंपैरिजन होता है ना। ओके, तो क्या चाहिए जी, फेयर वैल्यू आपके पास ऑलरेडी इस डेट की है क्योंकि उसी डेट को आप रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन इज, और डेट ऑफ रीवैल्यूएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कौन सा, इस डेट से लेकर के इस डेट तक का जो डेप्रिसिएशन होगा उसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू। अब देखो, अब दोनों क्या हो गए, यूनिफॉर्म हो गए। अगर यूनिफॉर्म हो गए तो क्या हो गया, इफ द फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू देन द डिफरेंस इज टू बी कॉल्ड हियर एज ए प्रॉफिट। जो अभी मैंने आपको बताया, या अब वहां पे क्या था सर, वहां पे 1500 रुपया जो थी, सॉरी अपना 2100 रुपया जो था वो फेयर वैल्यू थी, बुक वैल्यू 1500 रुपया थी, तो 600 रुपए का जो डिफरेंस था वो हमने क्या लिया सर, प्रॉफिट लिया। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि फेयर वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी सर, 300 थी, और वो बुक वैल्यू जो थी वो थी 500, तो 200 रुपए का जो क्या था डिफरेंस था, और वो क्या था आपका लॉस था। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस डेट को आपके पास फेयर वैल्यू है उसी डेट को आपको क्या चाहिए सर, बुक वैल्यू चाहिए। अगर ये आ गया तो आपके पास क्या आ गया, आपका प्रॉफिट और गेन आ गया। तो पहला इफेक्ट जो है वो क्या था जी, पहला इफेक्ट था प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एंड इट्स नेचर। नेचर की बात थोड़ी देर बात करेंगे, ओके, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अब उसके बाद दूसरा जो हमने कहा, चेंज इन डेप्रिसिएशन। ओके, अब हम चेंज इन डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया वैसे, इफ फेयर वैल्यू इज लेसर, मतलब मार्केट वैल्यू इज लेसर, तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इज टू बी एडेड बैक, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन इज टू बी एडेड बैक। क्या हुआ, जैसे फेयर वैल्यू जो थी वो सर, फेयर वैल्यू थी आपके पास 300 रुपए, जबकि बुक वैल्यू कितनी थी 500 रुपए, प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, आपने 500 रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, मान लो 10% 50, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी है 30, तो 20 रुपए आपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है, तो दिस इज टू बी एडेड बैक इन द सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम सरप्लस बोलते हैं आजकल नए उसमें, ठीक। ओके, अब क्या होता है, जो अभी आप बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग, ठीक है, मान लेते हैं बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग कितनी है 30,000 रुपए, फेयर वैल्यू बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग, ठीक है, सॉरी बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग जो भी होगी माइनस फेयर वैल्यू, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहां पे अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां से भी पता चल जाएगा। बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग कितनी थी 500 रुपए, उसके बाद फेयर वैल्यू कितनी आ गई 300 रुपए, डिफरेंस हो गया मेरा 200 रुपए, इनटू डेप्रिसिएशन का रेट कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 100, मंथ कितने हो गए सर, मंथ मान लीजिए कि, अच्छा चलो 3 मान लेते हैं, 3/12, तो 10,000 और ये 4 और ये बन गया मेरा 5 रुपीज, जो कि आपको एडिट बैक करना है। दूसरा है इफ फेयर वैल्यू इज हायर, इफ फेयर वैल्यू इज हायर, तो उस केस में क्या करते हैं सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सरप्लस। वही कैसे, जो हमने अभी क्या था 1500 रुपए कितने में कर दी 2100, अब आपने इसके ऊपर चार्ज कर रखा है, इसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा, कितने महीने का करना है जो एक्स्ट्रा, तो क्या हुआ जी, फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू इन बिगिनिंग इनटू, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इनटू डेप्रिसिएशन का रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। ये बातें अब हम आपको एक एक करके जो है वो हम विद, जिसको बोल सकते हैं ना कि आपको किसके थ्रू समझाएंगे, आपको एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। फिलहाल अभी तक आपको, आप इस कंसेप्ट को समझिए जो मैंने अभी तक बात करी, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी समरी बना करके फिर आगे बढ़ूंगा। इज इट क्लियर?
क्योंकि पहले आपको ये कंसेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज अभी तक हमने क्या किया, जो यहां पे बुक वैल्यू में रिकॉर्ड करते थे, अब क्या होगा सर, जब रीवैल्यूएशन हो जाती है तो सब्सिडरी कंपनी बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करती है, लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन के बाद, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो सर फेयर वैल्यू के ऊपर की जाती है, वो मार्केट वैल्यू के ऊपर की जाती है। इसकी बुक्स में मार्केट वैल्यू नहीं, इसकी बुक्स में बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज आपको नई टर्म आ गई, और वो आ गई मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। ये इफेक्ट पड़ेगा अब आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के ऊपर। तो जो बुक वैल्यू हो रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। ये अपनी बुक वैल्यू, ये अपनी बुक वैल्यू, लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू के ऊपर जो है वो उसको रिकॉर्ड करेगा। जब उसको रिकॉर्ड करेगा तो रिकॉर्ड करती बार एक नई चीज आनी शुरू हो जाएगी। एक सर प्रॉफिट और लॉस होगा, लेकिन वो कहां जाएगा वो बात डिस्कस करेंगे। और जब आपकी एसेट्स की वैल्यू कम और ज्यादा होगी तो वो किसके ऊपर इफेक्ट करेगा सर, डेप्रिसिएशन के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हमें एडजस्टमेंट किसके ऊपर करनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन के ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने आपको दो बातें बताई कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होता है और डेप्रिसिएशन में चेंज होता है। इसकी नेचर अभी नहीं बताई है, वो हम आगे आपसे बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उसकी नेचर ही है। नेचर के अकॉर्डिंगली ही उसकी एडजस्टमेंट की जाए।